नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का मैं आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ, कहानी प्रसिद्ध रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। कहानी का नाम है काबुल वाला। दोस्तों, काबुल के लोगों के विषय में मैंने जो किताबी अध्ययन किया है, उसमें मैंने वहाँ के लोगों को बहुत ही लंबे कद का टिका पाया है, लेकिन वह बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जिसका वर्णन मैंने मुंशी प्रेमचंद की कहानी फातिहा में पहले किया है। तो आइए सुनते हैं कहानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित काबुल वाला। मेरी 5 वर्ष की छोटी बेटी मिनी से पल भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। दुनिया में आने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 वर्ष लगाया होगा। इसके बाद से जितनी देर तक वह सो नहीं पाती, उस समय तक पल भर भी वह चुप्पी में नहीं खोती। उसकी माता बहुधा डांट फटकार कर उसकी चलती जबान बंद कर देती है, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है कि मुझसे वह अधिक देर तक सहा नहीं जाता, और यही कारण है कि मेरे साथ उसके भाव का आदान प्रदान कुछ अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। मैंने सब सवेरे अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहना आरंभ कर दिया, बाबूजी, रामदयाल दरबान कल काक को कौवा कहता था। वह कुछ जानता ही नहीं है ना बाबूजी। विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छोड़ दिया। बाबूजी, भोला कहता था आकाश मुंह से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ बोलता है ना, खाली बकबक किया करता है, दिन रात बकता ही रहता है। इस विषय में मेरी राय की तनिक भी राह न देखकर चट से धीमे स्वर में एक जटिल प्रश्न और कर बैठी, बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है? मन ही मन मैंने कहा, साली। फिर बोला, मिनी तो जा भोला के साथ खेल, मुझे अभी कुछ काम है। अच्छा। तब उसने मेरी मेज से पर्स के पैरों के पास बैठकर उन दोनों घुटने और हाथों को हिलाकर बड़ी ही शीघ्रता से मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटाके कहना आरंभ कर दिया। जबकि मेरे उपन्यास के अध्याय में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर रात्रि के प्रांगण अंधकार में बंदी गृह के ऊंचे झरोखे के नीचे कलकल करती हुई सरिता में कूद रहे थे। मेरा घर सड़क के किनारे पर ही था। सहसा मिनी अपने अटकन बटकन को छोड़कर कमरे की खिड़की के पास दौड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुल वाला, ओ काबुल वाला। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर खुला रखे, उस समय साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की मैली झोली लटकाए, हाथ में चमन के फूलों की कुछ पिटारियां लिए एक लंबा तड़ंगा सा काबुली बंदा मंद चाल में सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी बेटी के हृदय में कैसे भाव का उदय हुआ यह बताना असंभव है। उसने जोर से पुकारना शुरू किया। मैंने सोचा अभी झोली कंधे पर डाले है, सर पर एक मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा 17वां अध्याय आज अधूरा ही रह जाएगा। किंतु मिनी के चिल्लाने पर ज्यों ही काबुल के हंसती हुई उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मिनी भय खाकर भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहाँ छिप गई। उसके छोटे से मन में वह अंधविश्वास बैठ गया कि इस मैली कुचैली झोली के अंदर ढूंढने पर उस जैसी और भी जीती जागती बच्चियां निकल सकती हैं। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे हाथ उठाकर अभिवादन किया और खड़ा हो गया। कुछ सौदा खरीदा गया। इसके बाद मैं इधर उधर की बातें करने लगा। खुद रहमत रूस अंग्रेज सीमांत रक्षा के बारे में गपशप होने लगी। अंत में उठकर जाते हुए उसने अपनी मिली जुली भाषा में पूछा, बाबूजी, आपकी बच्ची कहाँ है? मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने का अभिप्राय से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल लगकर काबुली के मुख और झोली की ओर संदेह की दृष्टि से देखती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोली में से एक किशमिश और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने नहीं लिया। दुगने संदेह के साथ मेरे घुटनों से लिपट गई। उसका यह पहला परिचय था उस प्रकार। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे मैं किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था। देखूं तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से हंस हंस कर बातें कर रही। काबुली उसके पैरों के समीप बैठा मुस्कुराता हुआ उन्हें ध्यान से सुन रहा था
और बीच बीच में अपनी राय मिलीजुली भाषा में व्यक्त करता जाता था। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में बाबूजी के सिवा ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। देखा तो उसका फ्राक का आगा भाग बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया है? अब कभी मत देना। यह कहकर कुर्ते की जेब से एक अठन्नी निकाल कर उसे दे दी। उसने बिना किसी हिचक के अठन्नी लेकर अपनी झोली में रख ली। कुछ देर बाद घर लौटता तो देखता हूँ कि उस अठन्नी ने तो बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिन्नी की माँ अब सफ़ेद चमकीली गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट डांट कर मिन्नी से पूछ रही थी कि तूने यह अठन्नी कहाँ पाई? मिन्नी ने कहा, काबुली वाले ने दी है। काबुली वाले से तूने अठन्नी ली कैसे, बता? मिन्नी ने रोते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने अपने आप ही दे दी। मैंने जाकर मिन्नी की उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और उसे बाहर ले आया। मालूम हुआ कि काबुली के साथ मिन्नी का यह दूसरी बार भेंट था। सो बात नहीं। इस दौरान में वह रोज आता जाता था और पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर मिन्नी के छोटे से हृदय पर बहुत अधिकार कर लिया। देखा कि इस नई मित्रता से बंधी हुई बातें और हंसी ही प्रचलित है। जैसा मेरी बिटिया रहमत को देखते ही हंसती और पूछती, काबुल वाला, ओ काबुल वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? काबुली, जिसका नाम रहमत था, एक अनावश्यक चंद्र बिंदु जोड़कर मुस्कुराता हुआ उत्तर देता, हाँ बिटिया। उसके परिहास का रहस्य क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता। फिर भी इन नए नेत्रों को उसे तनिक विशेष खेल सा प्रतीत होता और जाड़े के प्रभात में एक सयाने और एक बच्ची की सरल हंसी सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। उन दिनों मित्रों में और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी मत जाना। अच्छा, हमारे देश में लड़कियां जन्म से ससुराल शब्द से परिचित रहती हैं। रहमत का अनुरोध वह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाती थी। इस पर भी किसी बात का उत्तर दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध था। उल्टे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त घूंघता तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अनजाने जीव की दुर्व्यवस्था की कल्पना करके खूब हंसती। देखते देखते जाड़े की सुहावनी ऋतु आ गई। पूर्व युग में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए कूच करते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी कहीं नहीं गया। मिनी की माँ बड़ी ही वहमी तबीयत की थी। राह में किसी प्रकार का शोरगुल हुआ तो उसने समझ लिया कि संसार भर में सारे मस्त शराबी हमारे ही घर की ओर दौड़े आ रहे हैं। उनके विचार में यह दुनिया उस छोर के तक थी जहाँ चोर डकैते मस्त शराबी सांप बाघ रोगों मलेरिया तिलचट्टे और अंग्रेजों से भरी पड़ी है। इतने दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए भी उनके मन में यह रोग दूर नहीं हुआ। रहमत कबूली की ओर से वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष नजर रखने के लिए मुझसे बार बार अनुरोध करती रहती थी। जब मैं उसके शक को परिहास के आवरण से ढकना चाहता तो मुझसे एक साथ कई प्रश्न पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते? क्या एक लंबे तड़ंगे काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को उठा ले जाना असंभव है? इत्यादि। मुझे मानना पड़ता है कि यह बात नितांत असंभव हो सो बात नहीं, पर भरोसे के काबिल नहीं है। केवल इसलिए बिना किसी दोस्त को रहमत को अपने घर आने से मना न कर सका। हर वर्ष रहमत माघ मास में लगभग अपने देश लौट जाता था। इस समय वह अपने व्यापारियों से रुपए पैसे वसूल करने में तल्लीन रहता था। उसे घर घर दुकान दुकान घूमना पड़ता था। फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती थी। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों के मध्य किसी षड्यंत्र का श्री गणेश हो रहा है। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता उस दिन देखूं तो वह संध्या को हाजिर है। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढाले पैजामा पहने झोली वाले लंबे तड़ंगे आदमी को देखकर सचमुच ही मन में एक अचानक भय सा पैदा हो जाता। लेकिन जब देखता हूँ कि मिनी ओ काबुल वाले को पुकारती हुई हंसती हंसती दौड़ती चली आती है तो भिन्न भिन्न आयु के असम मित्रों में वह पुराना हास परिहास चलने लगता है, तब मेरा सारा हृदय खुशी से झूम उठता है। एक दिन सवेरे में अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ नई पुस्तक के प्रूफ देख रहा था।
ठीक उसी समय राह में एक बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखूं तो अपने उस रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चों का झुंड चल रहा। रहमत को ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए अब की बाकी थे जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकाल कर घोंप दिया। रहमत उस छोटे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुल वाला ओ काबुल वाला पुकारती हुई मेरी बेटी मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक रहस्य चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी। मिनी ने आते ही साथ ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसका यह जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी न ला सकेगा। तब उसने अपना हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई वर्षों का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जाप्रद था। यह बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी रईस के साथ मित्रता जोड़ी, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी वायुवृद्धि होने लगी वैसे वैसे सखा बदले, एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगी। और तो क्या अब वह अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में दिखाई ही नहीं देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया। कितने ही वर्ष बीत गए। वर्षों बाद आज फिर शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाश वासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी माँ बाप को घर के अंधेरे करके ससुराल चली जाएगी। हमारे घर में सूर्य के आगमन के पूर्व ही शहनाइयाँ बज रही थी। मेरी मिनी का आज विवाह था। सवेरे से घर बवंडर बना हुआ था। हर समय आने जाने वालों लोगों का तांता बंधा हुआ था। घर में बांसों का मंडप बनाया जा रहा था। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। इसके पास ना तो झोली थी और ना ही पहले जैसे लंबे लंबे बाल, ना चेहरे पर पहले जैसी दिव्य ज्योति ही थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को कभी मैंने अपनी आंखों से ना देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन पर वह इंसान यहाँ से टल जाए तो ही अच्छा है। मैंने उससे पूछा, कैसे हो? उसने कहा, ठीक है। मैंने फिर उससे कहा, आज हमारे घर में कुछ आवश्यक काम है, सो आज मैं तुमसे ना मिल सकूंगा। आज तुम जाओ, फिर आना। मेरी बात सुनकर वह उसी क्षण जाने को तैयार हुआ, पर द्वार के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, क्या बच्ची को तनिक नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अभी वैसी ही बच्ची बनी हुई है। उसने सोचा हो कि मिनी अभी पहले की तरह काबुल वाला ओ काबुल वाला पुकारती हुई अभी दौड़ी चली आएगी। उन दिनों के पहले हास परिहास में किसी प्रकार की रुकावट ना होगी। यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज में दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने किसी देश के किसी आदमी से मांग तांग कर लेकर आया होगा। उसकी पहले की मैली कुचैली झोली आज उसके पास न थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट ना हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। फिर उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुंह की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा कि वह स्वयं फिर आ रहा है। वह वापस आकर बोला, ये अंगूर और किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से ये सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी। पैसा नहीं चाहिए।
तनिक रुककर फिर बोला, बाबू साहब, आपके जैसी मेरी भी देश में एक बच्ची है। मैं उसकी याद कर कर आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में लाया करता हूँ। मैं यह सौदा बेचने नहीं आता। कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसके चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तेल चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी खालिक लगाकर कागज को ऊपर उसी का निशान लिया गया था। अपनी बेटी के इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता की गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आया करता था। तब वह कालिक चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्षस्थल में अमृत उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंखें भर आईं। फिर मैं इस बात को बिल्कुल भी भूल गया कि वह एक मामूली काबुल मेवा वाला है। मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि जो वह है वही मैं भी हूँ। वह भी एक बाप है और मैं भी एक बाप ही हूँ। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मिनी को बाहर बुलाया। हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति आ गई, पर मैंने उस समय कुछ ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों में और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा की सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। इस अवस्था में देखकर रहमत काबुल पहले तो सकपका गया। इससे पहले जैसे बातचीत ना करते बना। बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उससे पहले की तरह उत्तर देते ना बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा से उसके कपोल लाल हो उठे। उसने मुंह को फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आई जब रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ पड़ी। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात भी एकाएक साफ हो गई कि उसकी भी बेटी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः वह पहले जैसे नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। सवेरे के समय शरद की संदिग्ध सूर्य की किरणों में शहनाइयां बजने लगीं। रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेरू पर्वत के दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और कहा, रहमत, तुम अपने देश चले जाओ, अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद विवाह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 1-2 अंग काट छांट करने पड़े। जैसे मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजा भी नहीं बजवा पाया। घर की औरतें बड़ी बिगड़ने लगीं। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरे विचार है कि आज एक अपूर्व ज्योत्सना से हमारा शुभ समारोह उज्जवल हो उठा। तो आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए